नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज खान। पॉलिटिकल पंचायत पर हम लगातार अलग अलग सीटों की इक्वेशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर जब हम सेकंड फेज के चुनावों से महज कुछ दिन कहें या फिर कहें कि 72 से 96 घंटे का अब कैंपेन बचा है मात्र, उन स्थितियों में कहां पर क्या स्थिति है इसको लेकर के बात करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ में पॉलिटिकल पंचायत के ही हमारे सहयोगी, और ये दोनों सहयोगी दोनों टीमें इस समय जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में घूम रही है। हालांकि एक टीम कल पाली लोकसभा क्षेत्र के हिस्से में थी तो दूसरी इससे पहले बीकानेर में थी, लेकिन इस समय ये दोनों टीमें जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं। विक्रम दत्त साखी जी है और त्रिभुवन रंगा जी, दोनों सहयोगी जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में हैं और अच्छे तरीके से इलाके में घूमने के बाद वहां की तस्वीर क्या कुछ नजर आ रही है। बीजेपी या कांग्रेस, गजेंद्र सिंह शेखावत या करण सिंह उचियारड़ा, पीएम मोदी पर भरोसा या राहुल गांधी के इस बार के जो दावे और गारंटियां हैं उन पर जनता भरोसा कर रही है। जोधपुर लोकसभा सीट की क्या कुछ स्थिति और ग्राउंड पर इन लोगों ने क्या कुछ देखा, ये समझेंगे। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। काफी भागदौड़ भरी गाड़ी रोक करके आप दोनों जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, क्या कुछ स्थितियां लग रही है इस समय में आपको? अभी पॉलिटिकल पंचायत की जो जमीनी स्तर पर जो हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो माहौल हमें नजर आ रहा है, लोगों की भावनाएं, उनकी जुबानी, कांग्रेस यहाँ पे थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। हालांकि 2 दिन पहले तक कांग्रेस का जो रवैया था, जो आरोप लगाने की झड़ियां लगी हुई थी, उसमें बीजेपी पर काफी प्रहार किए जा रहे थे। लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी भारी पड़ रही है, कांग्रेस कमजोर है। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत के कामों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मोदी फैक्टर यहाँ पर कायम है। इसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में पूर्व महापौर जोधपुर के थे रामेश्वर दादिच। जब हमने गांवों के इलाकों का दौरा किया, गांवों का दौरा किया, तो उसमें हम लोगों को यह फैक्टर लगा योजनाओं का कि योजनाएं क्या थी कांग्रेस की और कांग्रेस ने उनको पूरा नहीं किया। मसलन मैं बताना चाहूंगा आपको, रामेश्वर दादिश ने जोजरी जो यहाँ पे रिवर है उस पे फ्रंट बनाने की बात कही थी। विदेशों का दौरा भी हुआ था, पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अशोक गहलोत ने उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और उसके साथ में शांति धारीवाल का जो रुतबा था सियासी, उसमें उसको कोटा की तरफ मूव कर दिया था। ये जोधपुर की जनता में एक रोष है और उनको लग रहा है कि उनके साथ में न्याय नहीं हुआ है। इसके अलावा जोधपुर में एलिवेटेड रोड की बात करें या ये कहें कि कांग्रेस ने जो तमाम मुद्दे रखे थे, यहाँ पे जो विकास की नींव रखने की बात आ रही थी, कांग्रेस ने उसको पूरा नहीं किया। हालांकि अशोक गहलोत जोधपुर से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद इन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और उसके बाद जब रामेश्वर दादिच ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और बीजेपी के साथ में आ गए, तो सीधे तौर पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया। और अब यहाँ पर विकास की जो बात हो रही है, उन प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्र की सरकार इसमें उन प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी भी दे दी है और उनको जमीनी स्तर पर लागू भी किया जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस के दावों की, जो विकास के प्रोजेक्ट है, उनके दावों की जो बातें थी, वो यहाँ पे खोखली साबित हो रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पर जमीनी स्तर पर कमजोर नजर आ रही है। जी त्रिभुवन जी, आप फलोदी और लोहावट के क्षेत्र में पिछले 3 से 4 दिन घूम रहे हैं। आपने क्या महसूस किया? आपको मतदान से या फिर हम कहेंगे चुनाव कैंपेन से अब जब 3 दिन का बचा है, तो इस एरिया में किस तरह की हवा है? देखिए हिंगलाज, जिस तरह से हमने यहाँ जमीनी स्तर पर या जीरो ग्राउंड कह सकते हैं बात कर रहे हैं हम उसकी, हमने काफी लोगों से मिले हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, लोहावट और फलोदी। पिछले 3-4 दिन से हम यहाँ हर लोगों से मिल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब चुनाव की आगाज हुआ था और दोनों ही प्रत्याशियों के नाम आए थे, उस वक्त भी हमने इसी क्षेत्र में एक पॉलिटिकल पंचायत की टीम ने दौरा किया था। उस वक्त कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस है जो आक्रामक है, लेकिन जब हम 1 महीने बाद वापस आई हैं, दोबारा यहाँ पे हमने लोगों से बात की तो लगता है मामला पूरी तरह उलट चुका है।
क्योंकि उस वक्त एक बड़ा आरोप था, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी लोहावट की, पानी की, और कांग्रेस ने एक वो आरोप की झड़ी लगाई थी कि जल शक्ति मंत्री होते हुए भी यहाँ पानी की सुविधा उन्होंने नहीं दी। उसको लेकर वापस बीजेपी ने जो काउंटर अटैक किया है, वो जमीनी स्तर का जो आदमी है उसको यहाँ के कार्यकर्ताओं ने ये समझाने की कोशिश की है और ये बताया है कि जो वहां से पैसा आया था 27 करोड़ के करीब, वो यहाँ प्रदेश की सरकार ने, जो गहलोत सरकार थी, उन्होंने जानबूझकर खर्च नहीं किया कि कहीं इनको इसका फायदा नहीं हो जाए। और ये बात जमीनी स्तर, जो गांव ढाणी में बैठा आदमी है, वहां तक पहुंचाने में बीजेपी कामयाब हुई और इसका सीधा असर है जो वापस है उल्टा हो गया। और अब हम जब आए हैं तो यहाँ भाजपा का पूरा तरह माहौल देखा जा रहा है। एक और मैं बड़ी बात बता दूं, जब हम यहाँ आए थे फलोदी 4 दिन पहले, तब यहाँ भील मीणा समाज का बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ था समाज का, और उसमें जो गजेंद्र शेखावत है वो भी शामिल हुए, महंत प्रतापपुरी जी वो भी शामिल हुए, फलोदी विधायक पब्बाराम शामिल हुए। उसमें हमने काफी लोगों से बात की, वहां का माहौल देखा। तो एक जो बहुत बड़ा फैक्ट था कांग्रेस का कि जो SC ST का वोट है, वो मूलतः वो उसको अपना वोट बैंक मानती थी या कहती थी ये हमारा ही वोट बैंक है। मगर इस बार जिस तरह से हमने वहां देखा और उसके बाद जहां हम गाँव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, ST SC वर्ग से बात करते हैं, तो अब हमें लगता है कि बीजेपी की तरफ ये सारा मूवमेंट हो रहा है और जो कांग्रेस का जो ये अपने आप को वोट बैंक इसको समझती थी, वो अब खिसक के बीजेपी की तरफ आ रहा है। हमने वहां कई लोगों से बात की जो एकदम गांव के हैं और उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, कल की बात बताता हूँ। मैं कल लोहावट एरिया में था और एक मुझे बुजुर्ग व्यक्ति मिले, राजपुरोहित समाज के थे, और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा, उनसे पूछा क्या माहौल है, तो उन्होंने कहा भाजपा जीतेगी। मैंने कहा कारण क्या है ये बताइए आप। तो के उन्होंने विकास कार्य किया। मैंने उनको सवाल दाग दिया कि जब पानी नहीं आए तो विकास किस बात का। उन्होंने देखो बड़ा रोचक जवाब दिया मुझे कि पैसा आया था, 27 करोड़ रुपए आए थे, राजस्थान की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ द्वेष भावना के चलते, उतने आए थे और राजस्थान सरकार ने द्वेष भावना की वजह से उनको खर्च नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ का जो क्षेत्र का निवासी है वो प्यासा मर रहा है। मगर इस बार डबल इंजन की सरकार बन रही है तो वो ही पैसा वापस आएगा और हमें पानी की सुविधा मिलेगी। तो बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, उसने इस आरोप को नकारते हुए ये बात आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि पैसा जरूर आया था विकास कार्य के लिए, लेकिन कांग्रेस ने वहां खर्च नहीं किया। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, भील मीणा समाज जो SC वर्ग था वो खिसक रहा है। तीसरी एक सबसे बड़ी बात थी, फलोदी में था किसान सम्मेलन। किसान सम्मेलन में बहुयात किसान वर्ग के लोग आए थे, जिसमें विशेषकर बिश्नोई समाज के और जाट समाज के लोग थे और किसान वर्ग लगभग पूरा ही था। मगर वहां भी जो माहौल देखा और जिस तरह से एक बड़ा प्यार मिला भाजपा के जो कैंडिडेट हैं गजेंद्र शेखावत, उससे कहीं ना कहीं पूरा मूवमेंट चेंज हो गया। हम महीने भर पहले आए थे और महीने भर बाद में ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी बहुत ज्यादा अप कर गई है। और अब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जहां जहां मैं घुमा हूं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी लीड करेगी और उसका बहुत से फैक्टर है। अभी हमें एक और बात मैं आपको जोड़ दूं, समय है आपके पास तो, कि अभी हमें कुछ मिले थे पत्रकार बंधु जो भी सर्वे के लिए निकले थे, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि भाई ये सीट तो निकलती हुई नजर आ रही है और उनमें कुछ हमारे पास बैठे थे राजपूत टॉपिक के, तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा देखो राजपूत इसी क्षेत्र के हैं, तो उन्होंने कहा देखो राजपूत दोनों कैंडिडेट जरूर है, लेकिन राजपूत क्यों हार की तरफ जाएगा। उनको पता है गजेंद्र शेखावत जीत रहे हैं, जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, मंत्री नहीं तो कोई बड़ा पद मिलेगा। और ये कम्युनिटी इस आदमी को छोड़ना नहीं चाहेगी क्योंकि सभी चाहते हैं जीत की तरफ रहे। तो ये भी हम देख सकते हैं कि जो राजपूत कम्युनिटी है वो भी कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह का सपोर्ट कर रही है। यहाँ तक कि हमें एक मांडल कला गांव में वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले थे और वो उचियाड़ा के पारिवारिक आदमी थे। उन्होंने कहा मैं परिवार का आदमी हूँ, अपने छात्र जीवन के बारे में उन्होंने बताया था कि जब मैं सत्संग का चुनाव लड़ा तो इनके पिताजी ने मुझे वोट दिया। तो मैंने कहा अब क्या स्थिति है, तो कहते देखो मैं राजपूत हूँ लेकिन वोट मेरा गजेंद्र सिंह की तरफ जाएगा क्योंकि हम हार की तरफ नहीं जा सकते। मतलब ये कह सकते हैं कि राजपूत भील मीणा समाज या SC वर्ग कह सकते हैं वो
बिश्नोई और जो ओबीसी वर्ग, जो इनका मूल वर्ग है, वो कहीं न कहीं इस बार बीजेपी की तरफ वापस मूवमेंट कर रहा है और जो 1 महीने पहले हालात थे, वो अब नहीं है। पूरी तरह बीजेपी यहाँ पे आक्रामक हो गई है और पूरी तरह लीड की ओर देख रही है। जी, हिंगलाज। आपने भील और मेघवाल एससी एसटी की बात की। हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ और उसके बाद में जोधपुर से जो विस्थापित लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, जो आए हुए हैं, और शरणार्थियों में एक बड़ी तादाद भील और मेघवाल समाज की है और जितनी उनकी तादाद है उससे कई गुना ज्यादा उनके अपने रिश्तेदार से। एक अगर विस्थापित है तो उसके यहाँ पर कम से कम 10 परिवार 20 परिवार रिश्तेदारों के हैं जो कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या जो भील समाज का सम्मेलन होना और बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन देना, तो इस इलाके में क्या एक अंडर करंट के तौर पर एससी एसटी तबके में विशेष तौर से क्या नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो केंद्र सरकार का फैसला है कि जो वहां के विस्थापित है उनको नागरिकता दी जाएगी, क्या इसका असर दिख रहा है आपको? हाँ, कहीं न कहीं इसका असर भी दिख रहा है। अब जो ये जो एससी वर्ग या भील मीणा समाज है, तो वो अब क्या है, उनका हमने उनके नेताओं से बात की, वहाँ के जो लोकल बंदे थे उनसे बात की, तो उनका सीधा-सा आरोप था कि आज तक कांग्रेस उन्हें सिर्फ वोट बैंक ही समझ पा रही है, ना कभी संगठन में उनको मौका दिया, ना कहीं पॉलिटिकल में उनको मौका दिया, ना ही कोई पद दिया। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, संशोधित किया है, पंचायत राज चुनाव हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में पंचायत राज चुनाव में इनको आरक्षण मिलने लग गया, तो अब धीरे-धीरे आगे आ रहे हैं, तो अब इनको भी समझ आने लग गया कि जो कांग्रेस थी वो सिर्फ वोट बैंक ही मान रही थी, लेकिन बीजेपी है जो इनको लगातार आगे बढ़ा रही है। तो अब जो एससी समाज है, जो भील मीणा समाज है, जो एकदम आदिवासी लोग उनको माना जाता था, वो अब धीरे-धीरे बीजेपी की तरफ मूवमेंट कर रहा है। जो आपने कहा था विस्थापितों वाला मामला, तो वो भी कहीं न कहीं असर कर रहा है कि उनको पता है कि जो हमारे भाई-बंधु या सगा-संबंधी है, वो आए हैं, उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी तो उनको भी फ़ायदा होगा। जी, हिंगलाज। विक्रम जी, मैं आपसे एक साथ 2 सवाल लूँगा। एक तो इसी जो अभी मैंने सवाल किया कि नागरिकता संशोधन कानून, क्योंकि आप जोधपुर शहर की तीनों विधानसभाओं को अच्छी तरह से एक-एक लोगों के बीच में काफ़ी घूम चुके हैं। इसके अलावा शेरगढ़ तो इन 4 विधानसभाओं में, सूरसागर और शहर के एरिया में विस्थापित बड़ी तादाद में रहते हैं। क्या जी। नागरिकता संशोधन कानून का अंडरकरंट जोधपुर शहर में है एससी एसटी तबके में विशेष तौर से? और उसके बाद में उसके साथ मेरा सवाल ये कि जो कांग्रेस के वहां के स्थानीय प्रत्याशी है करण सिंह उचियाड़ा, उनको लेकर के पब्लिक डोमेन में किस तरह की इमेज है? जी, ऐसा है कि अभी आपने जिक्र किया था रिश्तों का, पाकिस्तान और भारत के बीच में, परिवारों के बीच में किस तरीके से रिश्ते हैं। पॉलिटिकल पंचायत की टीम ने यहाँ पर मेघवाल बस्ती है, पाक विस्थापित, काफ़ी लोग जैसलमेर रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पे रह रहे हैं। हमने उनसे कल बात की थी। उनका एक ही कहना है कि पाकिस्तान में हमारे साथ क्या होता है, वो हमें पता है और उसके साथ में बाकी रिश्तेदार जो बचे हुए हैं, उनके साथ में कितने जुल्म हो रहे हैं, वो भी सबको पता है। सियासी तौर पर लोग इसको भले नहीं माने, पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन वहाँ पर हालात ठीक नहीं है। और जब हमने भारत की तरफ रुख किया, उसके बाद में यहाँ पे आए, अब रह रहे हैं यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि रोजगार की बात करें, रहने की बात करें, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। इसके साथ में भारत में इतना धर्म को लेके कुछ भी नहीं हो, लेकिन उन लोगों का मानना है कि पाकिस्तान में धर्म के नाम पर जुल्म किए जाते हैं, प्रताड़ित किए जाते हैं और उससे प्रताड़ित होकर हम लोगों ने भारत का रुख किया और यहाँ आने के बाद में हमें धर्म के नाम पे इतना सुकून मिला, हम बहुत ही आराम से रह रहे हैं यहाँ पे। और जब हमने ये सवाल उनसे किया, बीजेपी सरकार और इनकी नीति, तो बीजेपी सरकार का नाम लेते ही उनकी नीतियों को लेके उन लोगों का ये मानना है, बीजेपी सरकार ने, विशेष तौर से मोदी सरकार ने उन लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, उन लोगों को काफी रिलीफ मिला है और धर्म के नाम पर वो मोदी जी के साथ में है। तो अंडर करंट की जो आप बात कर रहे हैं, पाक विस्थापितों में अंडर करंट है बीजेपी के प्रति और बीजेपी को इसका फायदा होगा। दूसरा, आपने जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी की बात कही, हमने लोगों से बात की है, लोगों ने कहा कि करणी सिंह जी ये कहते हैं कि हम दोनों भाई हैं, मतलब गजेंद्र सिंह और हम दोनों भाई हैं। और आपने इन लोगों को, इनको गजेंद्र सिंह जी को 10 साल दे दिए, अब मुझे एक बार मौका दीजिए। लोगों का वापस सवाल है करणी सिंह जी से, भाई बनकर वोट मत मांगिए, आप अपने बलबूते पर, अपनी धरातल की योजनाओं पे, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है उस पे बात कीजिए, आप क्या करेंगे, बीजेपी की तुलना करें तो आप लोग कितना अच्छा करेंगे। कांग्रेस के पास में इसका कोई जवाब नहीं है और लोग वो जवाब मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्युत्तर
ठीक तरीके से नहीं दे पा रही है। अब कर्णेश सिंह जी के जो वो वापस आरोप है, लोग हंसी उड़ा रहे हैं उनकी, ये हमने देखा है, वीडियो काफी वायरल भी हुए। तो कहने का मतलब ये हो गया, बीजेपी का पलड़ा यहाँ पे भारी नजर आ रहा है। और खाली जोधपुर शहर नहीं, हमने शेरगढ़ इलाके की पूरी रिपोर्ट पेश की थी, उसके साथ में जोधपुर के आसपास इलाके का दौरा किया हमने, जोधपुर शहर का इलाका देखा हमने, लोगों से बात की है। कहने का मतलब एक ही कि लोगों के मन में मोदी बसे हुए हैं, धर्म की बात भी आ रही है, और सबसे पहले पायदान पर विकास की। डिजिटल की बात करें, लोगों ने यह भी कहा कि हमने डिजिटल का कभी नाम नहीं सुना था, हम गांव ढाणियों में रह रहे हैं। और मोदी जी का जब हमने ये वीडियो वायरल देखा कि विदेशों की तरह यहाँ पर सारा मोबाइल से पैसे का लेन देन होगा, तो हम लोगों को बड़ा अटपटा लगा था। लेकिन आज हमें सुकून मिल रहा है कि हमारे घर से पैसे चोरी होने का डर नहीं है, सारा डिजिटली लेन देन हो रहा है। तो लोगों में जो गांव ढाणी तक ये जो बातें पहुंची है, मोदी जी के प्रति लोगों का काफी भरोसा बढ़ा है। और विशेषकर जोधपुर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की बढ़त है। जी, पीएम मोदी का आपने जिक्र किया, मैं विधानसभा चुनाव में भी ग्राउंड पर था। मैंने ये जो पर्सनली एक्सपीरियंस महसूस किया वो मैं आप दोनों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जी, राजस्थान के अंदर मोदी लहर बिल्कुल अंडर करंट रहती है। कई बार हमें सीधे तौर पर उसका इफेक्ट नहीं भी नजर आता, और ये विधानसभा चुनाव में देखा था कि जब विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हुई थी तो बहुत नीरस माहौल के अंदर खत्म हुई, और ऐसा लगा कि बीजेपी इस बार विपक्ष की भूमिका में इस इलेक्शन को हाइप नहीं क्रिएट कर पाई, बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। हो सकता है त्रिशंकु विधानसभा बने अगर निर्दलियों और किसी तीसरी पार्टी के तौर पर आरएलपी अगर अच्छी खासी सीटें लेकर आ जाती है। हो सकता है कि दोनों बहुमत में न रहो और पूरी तरह से निर्दलीय पर डिपेंडेंसी हो जाए। इस तरह की चर्चाएं थी क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्शंस की हाइप क्रिएट नहीं हुई थी। लेकिन जब रिजल्ट आए, बिना किसी चेहरे के बीजेपी चुनावी मैदान में थी, रिजल्ट आए, बीजेपी 115 सीटें जीत करके सत्ता में आई, तब ये लोगों ने सबने एक्सेप्ट किया कि अग्रेसिवली नहीं, लेकिन अंडर करंट मोदी लहर थी। चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक थे, उन्होंने भी माना, पत्रकार बिरादरी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो पॉलिटिकल पंचायत की ये चुनाव यात्रा यूं ही जारी रहेगी। त्रिभुवन जी अब पोकरण विधानसभा की ओर है, तो हम कल आपसे फिर जुड़ेंगे, पोकरण की क्या कुछ स्थितियां हैं वो बताएंगे, और विक्रम जी से भी हम कल फिर से मुलाकात करेंगे इसी तरह डिस्कशन के साथ में, और आप सभी दर्शकों के साथ में जो भी जमीन की हकीकत होगी वो लेकर के आएंगे, और बाकी सीटों से भी पॉलिटिकल पंचायत पर चुनावी चर्चा लगातार जारी रहेगी। शुक्रिया।